प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि इस कोरोना महामारी के काल में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपकी कक्षा या आपकी शिक्षा को जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की जा रही है और उनमें आप उपस्थित भी हो रहे हैं। तो उसी क्रम में आज की हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 12वीं के लिए विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक हमारी रहेगी अंतरा भाग 2 और उसमें से हम आज पाठ 4 संवदिया जिसके लेखक श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो आज हम लेखक परिचय एवं पाठ सार इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं लेखक श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन परिचय से। बच्चों, लेखक श्री फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन था उस समय। और नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे और 1953 ईस्वी में वे साहित्य रचना के क्षेत्र में आए। उन्होंने अनेक कहानियों उपन्यासों की रचनाएं की, निबंधों की रचनाएं की और 1977 ईस्वी में बच्चों उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जीवन परिचय था। 1921 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1953 ईस्वी में साहित्य रचना शुरू की और 1977 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय भाग लिया। ये उनके जीवन परिचय से विशेषता थी। अभी उनकी साहित्यिक विशेषताएं जान लेते हैं। बच्चों, उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि वो एक आंचलिक कथाकार हैं। अब अंचल शब्द से आंचलिक बना और अंचल शब्द का अर्थ है कोई क्षेत्र विशेष। वो क्षेत्र विशेष को अपना लक्ष्य रखते थे रचना के लिए। उस क्षेत्र विशेष की भाषा, मुहावरे या उस क्षेत्र विशेष में जो प्रथा प्रचलित है उनको अपनी रचनाओं में वास्तविक ढंग से दर्शाने का प्रयास करते थे। इसीलिए उनको आंचलिक कथाकार भी कहते हैं। उन्होंने आंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहाँ के जीवन और वातावरण का चित्रण किया है। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं। इस संवेदनशीलता के साथ उनका यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल देने की ताकत छिपी हुई है। फणीश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार हैं। रेणु ने अपने रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की। प्रेमचंद भी बच्चों जैसे आपने कहानियाँ भी पढ़ी हैं, उपन्यास भी पढ़े हैं उनके, बहुत ही महान कहानीकार, कथाकार जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। उनके पश्चात उनकी जो विरासत है, जो ये रचना करने की परंपरा है, इसको उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इनकी कला, सजग आँखें, गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग पहचान रखते हैं। रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास हैं बच्चे मैला, आंचल, प्रतिपरी कथा। अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प और आस्वाद में भिन्न हिंदी कहानी परंपरा को जन्म दिया। आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना रससिक्त, प्राणवान और नया आयाम ग्रहण कर सका है कि नगर एवं ग्राम के विवादों से अलग उसे नई सांस्कृतिक गरिमा
प्राप्त हुई। रेणु की कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से लोक जीवन के मार्मिक सतलों की पहचान हुई है। उनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेषणीय, यानी जो आसानी से समझ में आए, अपने पूर्ण अर्थ को पहुँचाए एवं भाव प्रधान है। मर्मांतक पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू लेती है। तो बच्चों, ये उनकी प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं हैं जिनमें हमने जाना कि वो एक प्रमुख आंचलिक कलाकार हैं। अनेक कहानियों की रचनाएं की जिनमें उन्होंने आंचलिक शब्दों, मुहावरों एवं वहाँ की परंपराओं को वास्तविक ढंग से दर्शाने का प्रयास किया है। चाहे नगर हो या ग्राम, उन्होंने उस अंचल विशेष की विशेषताओं को मार्मिक ढंग से दर्शाया है। अब बच्चों, उनकी प्रमुख रचनाओं को जान लेते हैं। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम, ये बच्चों उनकी प्रमुख कहानियां हैं। और इनमें से तीसरी कसम और उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। और जैसा अभी बताया, मैला आंचल और परती परी कथा, ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो बच्चों, अभी हमने फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताओं और रचनाओं के बारे में जाना। अब हम जो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ है संवदिया, ये कहानी है एक, और ये श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा ही रचित है। इसमें आए कुछ नए शब्द, उनके अर्थों को हम समझ लेते हैं। पहला शब्द है संवदिया। संवदिया शब्द जो पाठ का शीर्षक भी है, इसका अर्थ है बच्चों, पहले जैसे अभी तो संदेश भेजने के लिए टेलीफोन है, इंटरनेट है, हम संदेश फटाक से भेज देते हैं, जल्दी से भेज देते हैं। लेकिन पहले ये इंटरनेट नहीं था, या पत्र पत्रिका भी डाकघर वगैरह से भेजते थे। उससे भी पहले आदमी खुद जाते थे संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो जो व्यक्ति संदेश लेकर जाता था एक जगह से दूसरी जगह, उसको संवदिया कहते हैं। अगला शब्द है मार्फत, यानी माध्यम, जरिया, जिसके जरिए कोई काम, जिसकी मदद लेकर हम कोई काम करते हैं। परेवा एक पक्षी है कबूतर जैसा, जो तेज उड़ता है, कबूतर को भी बोल देते हैं। सूपा, छाछ, ये अनाज को साफ करने के काम आता है। रैयत, प्रजा। हिकर, जब हम किसी को बेचैन होकर पुकारते हैं, उसे हिकर, क्योंकि आंचलिक शब्द भी हैं बच्चों जो उस क्षेत्र विशेष में प्रयोग होते हैं। अफरना, यानी जी भरकर खाना। चूड़ा, चिड़वा। बहुरिया, पुत्रवधू। दखल, यानी हस्तक्षेप करना। आगे हाथ ने पीछे पगहा, ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ है कोई जिम्मेदारी न होना। कलेजा, धड़कना, यानी घबरा जाना। खोज खबर न लेना, यानी कोई पूछताछ न करना। खून सूख जाना, बहुत अधिक डर जाना। गुप्त, यानी रहस्यपूर्ण, जो बात सबको न बताई जाए। इंतजाम, यानी प्रबंध करना। और अनिच्छापूर्वक, यानी कोई काम बिना इच्छा के करना या बिना मन के करना। तो बच्चों, ये कुछ पाठ के कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ अभी हमने समझे। अभी पाठ का सार मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, संवदिया कहानी जो पाठ का शीर्षक भी है, यह एक अत्यंत मार्मिक कहानी है और संवाद या समाचार ले जाने वाले व्यक्ति को ही संवदिया कहा जाता है। तो जो इसमें संवदिया है या संवाद, ये संदेश जो ले जाने का काम करता है, उस व्यक्ति का नाम है हरगोबिंद। यह एक संवदिया है। जैसे बच्चों, अभी तो डाकघर खुल गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना भी आसान है, लेकिन पहले संवदिया ही संदेश को लेकर जाता था। तो गांव की बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया, यानी जो बहू रानी है, पुत्रवधू है, वह अपने मायके संदेश भेजना चाहती है। वह हरगोबिंद को बुलाती है। और यह जो हवेली है, यह कभी बहुत रौनक वाली होती थी, लेकिन अब सब बदल गया है। इनके जो पति हैं, बड़े भैया,
वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उनके बाद जो 3 भाई बचे, जो बहू रानी के देवर हैं तीनों, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करके उन्होंने सब कुछ आपस में बांट लिया और वे गांव छोड़कर शहर में जा बसे। अब गांव में रह गई है केवल जो इनमें सभी भाइयों में बड़े भाई थे, उनकी पत्नी, यानी बड़ी पुत्रवधू, वो केवल गांव में रहती है। और भूखा मरने तक की उसकी नौबत आ चुकी है। अब उसे बथुआ साग खाकर ही पेट भरना पड़ रहा था। गांव की जो मोदियाइन है, बूढ़ी औरत है, वह भी अपना उधार वसूलने के लिए बड़ी बहू रानी को खरी खोटी सुनाती है। उसके चले जाने के बाद ही बड़ी बहुरिया हरगोविंद को अपनी पीड़ा सुनाती है। वह उससे अपने पीहर संदेश ले जाने को कहती है कि हरगोविंद, माँ से कहना मैं भाई भाभीयों की नौकरी करके पेट पाल लूँगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन यहाँ अब मैं नहीं रह सकूँगी। यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर मैं कब तक जीऊँ यहाँ पे, किस लिए और किसके लिए जीऊँ। उसके इन आंसू भरे शब्दों से हरगोविंद को भीतर तक जोर दिया। वह देवर देवरानियों की बेदर्दी को पर भी विचार करने लगा। जो बड़ी पुत्रवधू है, बड़ी बहुरिया है, उसके देवर देवरानी सब शहर में जाके बस गए। उन्होंने किसी ने भी इनकी चिंता नहीं की। हरगोविंद राह खर्च लिए बिना ही थाना बिंगपुर जाने वाली डाकगाड़ी में जा बैठा। वह बड़ी बहुरिया के शब्दों को याद करने और उन्हें उसी लहजे में कहने की हिम्मत जुटा रहा था। कटिहार जंक्शन पर पहुंचकर बिंगपुर स्टेशन की गाड़ी बदली। जब गाड़ी उस स्टेशन पर पहुंची तब उसका जी भारी हो गया। वह किस मुंह से बड़ी बहुरिया का संवाद सुना पाएगा। हरगोविंद को गांव प्रवेश करते ही गांव वालों ने पहचान लिया कि जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है। वहाँ के लोग उसे पहचानते थे। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने अपनी दीदी का हालचाल पूछा। घर पहुंचकर हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता की पांव लागी की, अर्थात उन्होंने उसके पांव छुए। बूढ़ी माता ने समाचार पूछे। हरगोविंद सब ठीक बताया। उसने अपने आने का कारण बताया कि वह तो कल सिरसिया गांव आया था, अतः आज उन लोगों के दर्शन करने चला आया। अभी बच्चों उसने वास्तविक कारण नहीं बताया है। जब बूढ़ी माता ने संवाद पूछा तो हरगोविंद टाल गया और कहा, बड़ी बहुरिया ने कहा है कि छुट्टी होने पर वह दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाएगी। बूढ़ी माता ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि वह तो बबुआ से यानी यानी कि जो बहुरिया है वो उसके भाई से अपनी दीदी को लिवा लाने के लिए कह रही थी। अब उसका वहाँ रह ही क्या गया है, उसकी कोई खोज खबर भी नहीं लेता। मेरी बेटी वहाँ अकेली है। यह सुनकर हरगोविंद उन्हें दिलासा देता है कि ज़मीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। बड़ी बहुरिया तो गांव की लक्ष्मी है, वह गांव को छोड़कर शहर नहीं जा सकती। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की दशा को लेकर इतना भावुक हो उठा था कि उससे रात को ठीक से खाना भी नहीं खाया गया, उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह निश्चय कर रहा था कि वह सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा। उसका काम तो सही सही संवाद पहुंचाना है। लेकिन अगली सुबह वह उठता है और बूढ़ी माता के पास जाके बैठ जाता है, पर वह सही संवाद सुनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने लौटने का निश्चय प्रकट किया तो बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों, सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी। सो दही तो नहीं हो सकेगा आज, थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। तो हरगोविंद उसे लेकर
स्टेशन पर पहुंच गया। उसके पास केवल इतने ही पैसे थे कि वह कटिहार तक जा सकता था। वहां से गांव 20 कोस दूर था। उसने पैदल चलने का निश्चय किया। वह 10 कोस तो चल गया, फिर कस्बा शहर पहुंचकर पेट भर पानी पी लिया। उसे बड़ी बहुरिया की डबडबाई आंखें याद आ रही थी। वह भूखी प्यासी राह देख रही होगी। वह चलता चला गया। वह गिरता पड़ता घर पर जा पहुंचा। बड़ी बहुरिया ने कहा, हरगोविंद भाई आ गए, क्या हुआ तुमको? हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा। वह बिछावन पर लेटा हुआ था। सामने बैठी छाया को छू कर बोला, बड़ी बहुरिया, थोड़ा दूध पीकर उसे होश आया। उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी, क्योंकि वह उसका संवाद उसके मायके में नहीं कह पाया। उसने बहुरिया से यह प्रार्थना की कि वह गांव छोड़कर न जाए। वह उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। वह उसकी माँ है, सारे गांव की माँ है। वह अब निठल्ला नहीं बैठेगा तथा उसका सब काम करेगा। बड़ी बहुरिया ने गर्म दूध में मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। वह स्वयं संवाद भेजने के बाद अपनी गलती पर पछता रही थी। तो बच्चों, यह कहानी संवदिया का सार है। इससे आपको कहानी का मर्म समझ में आया होगा कि जो बहू रानी है, पुत्रवधू है, बड़ी पुत्रवधू है, वह क्या क्या समस्याएं अपने जीवन में झेल रही है। उसका कोई मतलब उससे कोई पूछताछ भी नहीं करता है कि वह ठीक है नहीं है, खाना उसको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। उसके देवर देवरानी उसे छोड़कर सब शहर में जाके बस गए। वह अपने घर पर भी संदेश भेजना चाहती है, लेकिन बाद में पछताती है और वहीं पर रहने का मन बनाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पात्र संवदिया, वह वास्तविक रूप से जो संवाद है वह नहीं पहुंचा पाता है। वह इतना भावुक हो जाता है और वह बहुरानी की मदद करने की ठान लेता है। तो बच्चों, यह कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। आज की कक्षा में हमने श्री फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं एवं साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जाना। और जो ये हमारा पाठ है, पाठ 4 संवदिया, इसके सार को जाना। आज की कक्षा का आपका गृह कार्य रहेगा कि आप लेखक परिचय को लिखेंगे और याद करेंगे और इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।